एक तो वो पेशेंट को कैंसर है और उसमें 1500 की दवाई हम 100 में जब देते हैं तब रात को पीसफुल नींद आती है हमको। एक छोटे से ऑफिस में हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था। एक स्टोर था, उसमें एक बीम था, वो दिन में 2 या 3 बार मेरे सर पे लगता था। अच्छा, वो लगने का रीजन ये था कि वो मुझे रिमाइंड करता था कि यार यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं काम करना है ये ऑफिस में। वो पेन ने मुझे अलग तरीके से सोचने के ऊपर मजबूर किया। मेरा फर्स्ट जॉब जो है सिप्ला में मैंने एज अ प्रोडक्शन मैनेजर करके मैंने ज्वाइन किया था। तो आप वहाँ पे एम्प्लॉय थे, वो आपके वेंडर हो चुके हैं अभी। करेक्ट। तो ये जर्नी कैसी थी? तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों को कम दामों में दवाई मिलने का उनका अधिकार है। उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 8 रुपीज अगर पकड़ के चलो, 8 रुपए में 10 गोली बनती है। बट जनरिक आर्ट इसको जो है 12 रुपए में बेचता है। वही ब्रांडेड कंपनी उसको 30 रुपए में बेचती है, क्योंकि उनको बंदर के सामने अगर आप 1 डजन केला रखते हो और $100 रखते हो तो वो क्या चूज करेगा? केला ही चूज करेगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि $100 में वो कम से कम 500 डजन का केला वो ले सकता है। वैसे ही एक मेंटालिटी होती है, चलो जॉब पकड़ लेते हैं। कैसे कॉम्पिटिटर के साथ डिफरेंशिएट करते हो जनरिक आर्ट को? हम लोग उसको कंपटीशन करके देखते नहीं हैं किसी को भी। उनको आना चाहिए, और भी कंपनी आनी चाहिए, वो आके लोगों की सेवा करें। और जुड़ेंगे तो और ज़्यादा अवेयरनेस होगा। भारत के हर एक घर पे जहाँ पर भी दवाइयों की ज़रूरत पड़े, वहाँ पे एज अ जनरिक आर्ट हम उनकी सेवा में पहुँचे। नमस्कार, आज के हमारे गेस्ट है सलीम सैयद सर, जो कि जनरिक आर्ट मेडिसिन कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। जनरिक आर्ट मेडिसिन इज इंडियाज लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन कंपनी। उसका टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जनरिक आर्ट कंपनी के बारे में बात की है, सलीम सर के पर्सनल जर्नी के बारे में बात की है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया है, और बिजनेस की भी ढेर सारी बातें की है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। वेलकम टू पॉडकास्ट सर। थैंक यू। तो ये पॉडकास्ट हम लोग पर्पसफुली हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जनरिक आर्ट हैज़ वाइड रेंज ऑफ फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया। तो बाहर के स्टेट्स के लोगों को अच्छे से ये सब कुछ जानकारी कन्वे कर सके, इसलिए हम लोग ये पर्पसफुली हिंदी में कर रहे हैं। राइट। सो अगेन वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू करण। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जनरिक आर्ट मेडिसिन इंडियाज लीडिंग जेनरिक मेडिसिन कंपनी, यस, उसका रेवेन्यू अभी 100 करोड़ के ऊपर हो चुका है। वेरी ट्रू, करेक्ट। और इतनी बड़ी कंपनी के ओनर, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, क्या होता है कि कंपनी जितनी बड़ी होती है, राइट, और उसका रेवेन्यू टर्नओवर जितना बड़ा होता है ना, तो एक जिम्मेदारी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना एंटरप्रेन्योर ओनर के ऊपर, और बढ़ती है। सो दिन की शुरुआत जो है नॉर्मली उन्हीं लोगों की तरह होती है जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं हमारे इंडिया के। क्योंकि क्या होता है कि एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप ये लेवल पे जाते हो ना, तो वर्क डिसिप्लिन हो गया, आपकी हैबिचुअल डिसिप्लिन हो गई, और ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मॉर्निंग जो है, मेरे दिन का शुरुआत होता है 5 बजे से। 5 बजे जो है एब्सोल्युटली जो मॉर्निंग में जो है वो मेरा वर्कआउट, जिम जो भी है, जिम होता है, मेडिटेशन कुछ देर होता है, और उसको फॉलोड जो है मैं बाय जो न्यूज़, टेलीविज़न न्यूज़ होते हैं ना, वो होता है, और कुछ न्यूज़पेपर है वो मैं रीड करता हूँ मॉर्निंग में। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टाइम्स है। Okay. और ताकि हमको एज अ ओनर, एज अ बिजनेसमैन, हमको ये जानकारी डे बाय डे रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे आसपास या तो जो डोमेस्टिक लेवल पे भारत में हमारे क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, तो इसका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पूरा मॉर्निंग में ये शेड्यूल होता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट वो थोड़ा सा मॉर्निंग बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि पूरा दिन जो है, फिर आफ्टरनून का लंच टाइम पे मिले ना मिले उसका कोई गारंटी होता नहीं। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है तकरीबन 7-7:30 जो है मेरा जो टीम है जनरिक आर्ट का, जो हिरार्की का जो टॉप मोस्ट जो टीम है ना,
उनसे मेरा कॉन्फ्रेंस कॉल होता है। ओके। सो कॉन्फ्रेंस कॉल में डे शेड्यूल जो है वो प्रीवियस एक दिन पहले मेरा दिन का शेड्यूल बनता है कि नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, ओके। और ये डिस्कस होता है मेरा टेलीफोनिकली ओवर द कॉन्फ्रेंस कॉल बाकी टीम मेंबर्स के साथ। उनको भी ये चीज़ों के साथ उनको अलाइनमेंट मैं करता हूँ कि आपको आज दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो इन शॉर्ट, आप जो भी दिन का शेड्यूल है ये मॉर्निंग 9 o'clock डिसाइड होता है। एज़ यू नो कि 10 बजे जो है 10 o'clock ऑफिस मेरा स्टार्ट होता है। सो ऑफिस 10 o'clock मतलब काम स्टार्ट होता है 10 o'clock। फर्स्ट जो कंप्यूटर के ऊपर जो कीबोर्ड का जो भी बटन प्रेस होएगा तो 10 बजे होगा वो। ओके। तो बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए काम में। राइट। और ये चलता है मॉर्निंग 10 बजे से लेके 6:30 7 o'clock। इतना हमने काफ़ी टाइम शेड्यूल जो है पंक्चुअल हमने Punctuality रखा को है, आप- पंक्चुअलिटी रखी है हमने। हम ये चाहते हैं कि जैसे जनरी कार्ड के जो एम्प्लॉयज़ है वो उनका जो भी काम का जो भी शेड्यूल है ये 8 साढ़े 8 घंटे में उसको पूरा करें। अगर बात मेरी करते हैं तो 10 बजे मैं ऑफिस में जो भी है मेरा जो काम स्टार्ट होता है वो ईमेल जो भी है वो मैं पूरे रीड करता हूँ कि जितने भी ईमेल आए हैं उसमें से इम्पोर्टेंट मैसेज कुछ छूट ना जाए। उसके बाद 10-10:30 हाफ एन आवर में मेरे पूरे मेल रीडिंग होते हैं। उसके बाद 10:30 से 11 बजे तक मैं अपने टीम की जो भी है ये फिज़िकल मीटिंग लेता हूँ मैं ऑफिस में। ओके। ओके। फिज़िकल मीटिंग में ये होता है कि जैसे कि मॉर्निंग में जो डिस्कस हुआ है वो काम और वो भी जो शेड्यूल है वो प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है इसका चेकिंग होता है। और सो डे आउट ये जो जर्नी है काम की ये तो चलते रहती है। राइट। तो इस तरह से मेरी दिन की शुरुआत होती है और बहुत ही पैक्ड शेड्यूल, टाइट टाइट शेड्यूल शेड्यूल होता है है। और पूरा प्लान तरीके से आप कर दे हो वो सारी करेक्ट। चीज़ें। और जब आपने अभी टीम के बारे में बात की तो आपके कोर टीम मेंबर के साथ मीटिंग होती है। करेक्ट। राइट। तो जो आपकी कोर टीम है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही है या फिर ओवरऑल आप? सी क्या होता है कि जब आप एज अ एंटरप्रेन्योर काम करते हैं ना तो आपको पूरे ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। करेक्ट है। सो मेरा जो कोर पार्ट है वो टेक्निकल पार्ट है। बीइंग अ फार्मासिस्ट, जैसे आप जानते हो मेरा एम.फार्म हुआ एजुकेशन, राइट। और प्रोडक्ट मेडिसिन जो भी है उसमें मेरी मास्टरी है। सो रिलेटेड जो भी मेरा परचेस टीम है, सेल्स टीम है, जो प्रोडक्ट रिलेटेड जो टीम है ना उससे अलाइन बाकी और भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक स्मार्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया हमारा, देन बैंकिंग डिपार्टमेंट हो गया, देन लॉजिस्टिक हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फ्रेंचाइजी जो डेवलपमेंट टीम है वो एक डिपार्टमेंट है। वेरियस ऐसे 12-13 डिपार्टमेंट है। तो सभी के साथ सभी के जो भी जो टीम लीडर्स है, डिपार्टमेंट हेड्स है ना, उनके साथ मेरा सभी के साथ डेली बेसिस पे बात होती है। ओके। और इनका कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने अभी एम.फार्म आपके एजुकेशन के बारे में बात की। करेक्ट। तो किस साल में आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ और कहाँ से हुआ? ये मेरा 2004 में एजुकेशन मेरा हुआ है JNMC जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज जो है बेलगाम में। बेलगाम में। राइट। और मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी थी बेंगलोर की, वहाँ से मैंने एम.फार्म मेरा पूरा हुआ है। और वहाँ से जब मैंने एम.फार्म पूरा किया तो तब कोई दिमाग में था नहीं कि बिजनेस में जाना है ओके। या कोई कंपनी ओपन करनी है। बस यही दिमाग में था कि ठीक है चलो अभी जैसे कि एक नॉर्मल वो एज में एक जो स्टूडेंट वाली जो मेंटालिटी होती है ना, चलो अभी जॉब ढूंढते हैं। ओके। तो आप पहले से कहाँ से, मिरज से ही रहने वाले हो या फिर? एक्झॅक्टली. मी मिरजमधूनच आहे ओके. अरे वा. आणि मिरजमध्येच माझं बॉर्न अँड बॉटअप झालेलं आहे. बट एज्युकेशनसाठी मला कर्नाटकमध्ये जे आहे बेळगाव आणि बेंगलोर या ठिकाणी मला पुढं जावं लागलं. सो आगे मेरा एजुकेशन जो है वो बेंगलोर से मेरा एम.फार्म पूरा हुआ है. ओके. और एम.फार्म कंप्लीट करने के बाद आपने जॉब कहाँ पे की?
सो आफ्टर एम फार्म मैंने क्या किया कि चलो अभी बोले जॉब करते हैं। वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी, अगर आपकी परमिशन है तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ 100% आपको। 100% एक बंदर होता है और बंदर के सामने अगर आप 1 डज़न केला रखते हो और $100 रखते हो तो वो क्या चूज करेगा? बंदर ऑब्वियसली केला ही चूज करे। केला ही चूज करेगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि $100 में वो कम से कम 100 डज़न 500 डज़न 500 डज़न का केला वो ले सकता है, राइट। बनानाज ले सकता है। वैसे ही एक मेंटालिटी होती है जो कॉलेज से जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की मेंटालिटी नहीं, पहले चलो जॉब पकड़ लेते हैं। ओके। सो मेरी भी सेम मेंटालिटी थी और फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। मेरा फर्स्ट जॉब जो था वो सिप्ला, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी राइट है। राइट। सिप्ला जो है इंडियाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये गोवा में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। मेरा फर्स्ट जॉब जो है सिप्ला में मैंने एज अ प्रोडक्शन मैनेजर करके मैंने ज्वाइन किया था। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एज अ फार्मा में। ओके। अभी आपने सिप्ला का नाम लिया। राइट। मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस भी किए हैं, तो मुझे ये मालूम है कि प्रोडक्ट्स आप बहुत सारी कंपनियों से भी मैन्युफैक्चर करके लेते हो। एग्जैक्टली। तो वन ऑफ द कंपनीज सिप्ला, सिप्ला से भी आप मैन्युफैक्चर करके लेते हो। तो आप वहाँ पे एम्प्लॉई थे और Correct. एम्प्लॉय से लेकर आज आप वहाँ उसी कंपनी के साथ वो आपके वेंडर हो चुके हैं अभी। करेक्ट। राइट। तो ये जर्नी कैसी थी, मतलब आप कितने दिन आपने जॉब किया और कहाँ से आपकी ये शिफ्ट हुई और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आपकी शुरुआत हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। और मेरा जर्नी जो है फार्मा कंपनीज में, वेरियस कंपनीज में, एबॉट में भी मैंने काम किया। ओके। और ये 7 साल मैंने फार्मास्यूटिकल्स में काम किया। प्रोडक्शन में जो भी है, जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होता था, सो इन डिटेल मैंने वहाँ पे काम सीखा। एज अ कारपोरेट कंपनी था तो वर्क कल्चर और कारपोरेट कंपनीज किस तरह से काम करती है, उनका प्रोसेस क्या होता है और फ्लो किस तरह से होता है वर्किंग का, वेरियस डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करते हैं, क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, कस्टमर से किस तरह से बात करते हैं। तो काफ़ी कुछ लर्निंग था, सीखने मिला है। ये लर्निंग और ये जो टीचिंग था जो मुझे था, तो यही आगे चल के जब हमने कंपनी स्टार्ट की ना, मैंने और श्रीपाद ने, सिप्ला जो है एज अ वेंडर करके, जब प्रोडक्ट वो हमारे पास, जब वो अप्रोच हो गई कि नहीं सर आप जनरिकार्ड को कुछ प्रोडक्ट ये भी रखिए आप फॉर सेल करने के लिए, तब काफ़ी प्राउड फील होता है कि प्राउड फील हुआ है कि जिस कंपनी में हम काम कर चुके हैं और आज वही कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है हम अपने स्टोर्स के थ्रू उसको आगे सेल कर रहे हैं। तो इट वाज अ प्राउड मोमेंट। बट ऑब्वियसली डेफिनेटली। आपने ये भी अभी कहा कि आप बाहर भी जॉब कर चुके हैं। करेक्ट। तो विच कंपनी वाज दैट? बाहर मतलब मैं महाराष्ट्र से बाहर मैं जॉब करता था। ओके ओके। और आउट ऑफ इंडिया तो ऐसा कोई जॉब मैंने किया नहीं है। सब मेरे जो भी जॉब हुए इंडिया में हुए। ओके। तो जो आपका, जो आपने पहले बताया, पहला क्वेश्चन का आंसर दिया था कि आपका ये पूरा डे का शेड्यूल पूरा प्लान रहता है। राइट। जो आपने पहले जॉब किया उसी से आपको कॉर्पोरेट कल्चर या फिर प्लानिंग ये आप में वहाँ से आपने सीखा, या फिर पहले से ऐसे थे, पंक्चुअल थे, या फिर स्कूल में कैसे थे आप? मेरा इन शॉर्ट सवाल यही। नहीं, स्कूल में आई वाज नॉट दैट मच ब्रिलियंट। अगर आप मुझसे पूछोगे तो कि जैसे कि मस्ती भी हमने काफ़ी की है स्कूल में, साथ में पढ़ाई की है डेफिनेटली। इस वजह से इतना जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है फार्मेसी में कर पाए। बट साथ में हमने काफ़ी एन्जॉयमेंट भी किया। जो स्कूल लाइफ थी उसमें भी काफ़ी कुछ सीखा हमने। आज भी तकरीबन 25-30 साल हो चुके हैं जो स्कूल और ये सब खत्म हुआ है। बट जब भी रीयूनियन और ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, आज भी इनवाइट हमको किया जाता है, आज भी हम एज अ वहाँ पे जाते हैं एज अ स्टूडेंट करके। तो लर्निंग प्रोसेस जो है मेरे अकॉर्डिंगली ये लाइफ टाइम जो है ये चलते रहती है। आज भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। कोई छोटा बच्चा भी हमको आके कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सो लर्निंग प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस रहती है। पंक्चुअलिटी जो है ये होना चाहिए एजुकेशन में। आपको
जिस टाइम पे आपको जो टास्क दिया है वो टास्क आप उस टाइम पे उसको आपका 100% दे के उसको कंप्लीट करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। आपके जॉब जर्नी बता रहे थे, सिप्ला में जॉब किया, फिर सिप्ला आपके पास आई और उनके प्रोडक्ट्स आपके फ्रेंचाइजी थ्रू बेचने लगे। अ, इस दौरान आपने जिक्र किया कि आपके जो पार्टनर है श्रीपाद सर, आपकी और उनकी मुलाकात कैसे हुई? ओके। श्रीपाद और मैं बेसिकली हम लोग एक ही सिटी से हैं और हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। काफ़ी सालों से हमारी फ्रेंडशिप है। स्कूल से या फिर कॉलेज? कॉलेज से हम लोग कॉलेज से। हैं। सो श्रीपाद जी जो है वो कॉमर्स साइड में थे। 11th और 12th की बात कर रहा हूँ और उसी दौरान मैं साइंस में था। तो उनका बाद में ग्रेजुएशन भी जो है वो कॉमर्स साइड से हुआ है। फिर उसके बाद मेरा फार्मेसी में एंट्री हो गई, उन्होंने बाद में एमबीए किया। सो कॉलेज में जो भी है हम लोग काफ़ी साथ में हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, इकट्ठा साथ में हमने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी हम लोग की, हम लोग का एक दूसरे के घर पे आना जाना था। फैमिलीज़ हम लोग के एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे को वेल नोन थे। और फिर एजुकेशन के लिए मैं जो है यहाँ से कर्नाटका चला गया। उन्होंने एजुकेशन जो है वो सांगली से लिया। सो जब भी वेकेशंस होते थे मिलते थे हम लोग, बात होती थी। बस तभी कुछ बिजनेस का दिमाग में नहीं था, जस्ट ऐसे ही चलो बोले क्या करें तो आज मॉर्निंग क्रिकेट खेलने जाते हैं। ओके। तो क्या है तो चलो आज साइकिलिंग के जाते हैं या स्विमिंग के लिए जाते हैं। उनको स्विमिंग का काफ़ी शौक था पहले से। हाँ। तो मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है, अभी तक नहीं आती? नहीं आती है, बट थोड़ी बहुत जो आती है उन्होंने सिखाया है मुझे। ओके। तो जो स्विमिंग टैंक है सांगली का, वहाँ पे वो लेके जाते थे मुझे और उन्होंने स्विमिंग सिखाया है मुझे। सो आई एम वेरी मच थैंक्स टू श्रीपाद, जो थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है उन्होंने सिखाया है। अरे वाह! तो आपकी पूरी मतलब बचपन की जैसे बोलते यारी थी आपकी। करेक्ट। और आप में ऐसे कभी चर्चा नहीं होती थी कि आप फिर हम एक बार जाके बिजनेस करेंगे? जनरली होता है दोस्तों में, अभी मैं जॉब से तंग आ चुका हूँ, मुझे बिजनेस करना है, या फिर ऐसा कुछ बात होती थी? हाँ, ये एक्चुअली 2009-10 में के बाद ये हमारे में बातें होने लगी। ओके। एक टेन्योर मेरा अच्छा खासा हो चुका था जॉब में, उनका भी एक अच्छा खासा टेन्योर हो चुका था। तब फिर जैसे पर्सन मैच्योर होता है ना, जैसे उसकी एज वो ग्रो होती है, तो नहीं बोले अभी क्रिकेट विकेट नहीं, अभी थोड़ा बिजनेस की बात करेंगे। बोले अभी चलो स्विमिंग रखते बाजू में, अभी थोड़ा पैसे कमाने की बात करेंगे। तो इस तरह से फिर बातें होने लगती थी कि कुछ करना चाहिए, बिजनेस में आना चाहिए, कब तक जॉब करेंगे, जो भी सीखना था अभी सीखा है, अब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जॉब सीकर होने से जॉब गिवर होना चाहिए, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, ये बातें होती थी हमारी। बट ऑब्वियसली और उसी का एक पार्ट जो था, एक जनमंच जो नागपुर की एक जो संस्था थी ना, जो एनजीओ था, उनके लिए हमने एक प्रोजेक्ट जॉइंटली किया था 2010-11 में। जो फर्स्ट जेनरिक मेडिकल स्टोर जो है महाराष्ट्र का, आप बोल सकते हो कि इंडिया का, कि ये जनमंच नागपुर में स्टार्ट हुआ था। जैसे कि उसका पिक्चराइजेशन भी हो गया था, सत्यमेव जयते में भी वो हो गया था। सो आप मान के चलो कि वो एक रेवोल्यूशन था कि बिजनेस का, कि वहाँ से एक कीड़ा जो है, कीड़े ने जन्म लिया था। करेक्ट। और वो आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता चला गया। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने बिजनेस करने की आप ठान ली थी कि आप बिजनेस करने वाले, तो क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था कि आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, या फिर कैसा था फैमिली बैकग्राउंड? मेरी मदर जो है वो गवर्नमेंट में वो जॉब करती थी। फादर भी वो रेलवेज में जॉब करते थे। सो ऐसे कोई फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, जॉब कि का। हाँ, एक जस्ट वो मेंटालिटी होती है ना कि एक मिडिल क्लास, वही मेंटालिटी हम लोग की थी, क्योंकि दोनों जॉब करते थे। और उस पे गवर्नमेंट जॉब मतलब वो सिक्योर, हाँ वो सिक्योर, और वही था कि फिर रिलेटिव्स भी यही बोलते थे कि नहीं यार तुम भी कहाँ ये चक्करों में गिरे हो, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लो, आगे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिलती है, पेंशन वेंशन मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से कटती है। ये सब एक होता है, डिस्कशन होता है फैमिली में, तो वो सभी के फैमिली में होता है। राइट। सो मेरे भी फैमिली में उस टाइम पे हुआ करता था। बट एमबीए जो है, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, उनकी संकल्पना से ये एमबीए जो है इंडिया में शुरू हुआ है। तो उनका ये था दिमाग में कि एमबीए से
एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हमको डेवलप करना है, और उसके लिए क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर जो है या तो एमबीए जो है, इन्होंने राजीव गांधी का पहल थी उस टाइम पे, तो उनके दौर में ये सब शुरू हुआ था। बट एमबीए में हमारे स्टूडेंट जो है ना, जो विद्यार्थी हमारे हैं, वो इतने होशियार हुए हैं, तब उनको लॉस और प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छे से समझने लगा। अच्छा, लॉस प्रॉफिट कौन सा, तो सर्विस जो है उसमें क्या प्रॉफिट होता है और बिजनेस में क्या लॉस होता है, ये अच्छे से उन लोग को उसके ऊपर काफ़ी वो लोग सोचने लगे। और 90% जो है, जो आज भी हमारे जो एमबीए फ्रेंड्स हैं ना, वो जॉब के पीछे भागते हैं। एक्चुअली वो उसका बनाना वाला स्टोरी। हाँ, उसका एमबीए का फुल फॉर्म भी एक्चुअली ये है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली, बिजनेस छोड़ के सब बिजनेस छोड़ के जॉब के लिए कि हाँ चलो अभी एमबीए अपना हो रहा है या तो हुआ है, तो कौन से कंपनी में जॉब मिलेगा। तो जो पर्पस जो था कि एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना, वो नहीं रहा। तो उसी तरह से सभी के फैमिली में होता है ये, और मेरे साथ भी हुआ है। बट थैंक्स गॉड कि एक करेक्ट टाइम पे एक जो सद्बुद्धि बोलते हैं ना मराठी में, हाँ। वो प्राप्त हो गई और बिजनेस में जो है वो जाने का मौका मिला। हाउ डज दे फील नाउ, इतना सक्सेस मिलने के बाद? डेफिनेटली प्राउड तो होंगे वो। डेफिनेटली। इससे क्या होता है कि अभी कुछ फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वी आर स्टिल इन द जर्नी। राइट। देखो, आप सफ़र में हो, हाँ। यू आर इनटू अ जर्नी। आपको फील कब होता है कि आप जब वो आपका जो लास्ट डेस्टिनी है वो आप अचीव करते हो। सो आपको शायद पता होगा कि 25,000 स्टोर का हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें से तकरीबन 2280 स्टोर है। तो 2300 स्टोर आज के डेट पे, जब हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है, तो 2300 स्टोर अभी हुए हैं। सो 9% का अचीवमेंट है। सो इट्स नॉट अप टू द मार्क, तो उतनी खुशी नहीं होती है। डेफिनेटली हम जो ब्रॉडकास्ट हमारा होगा ना, जब 25,000 स्टोर होगा, हम फिर बैठेंगे और तब जल्लोश करेंगे, जश्न मनाएंगे। तब मेरा फीलिंग्स जो है वो डिफरेंट रहेगा। राइट, एग्जैक्टली। अभी आपने बात की फ्रेंचाइजी की, राइट। तो इतने सारे फ्रेंचाइजीज है आपके और बहुत सारे आपको फ्रेंचाइजीज बनाने हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो प्रोडक्ट्स, मतलब जेनरिक आर्ट मेडिसिन। करेक्ट। सो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्रोसेस या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ जेनरिक मेडिसिन, वो आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, हम जो बिजनेस में डील कर रहे हैं ना, वो इट इज़ अ मेडिसिन। और जब आप मेडिसिन में काम करते हो तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, और काफ़ी आपको प्रोसेस और जो भी फ्लो है, स्ट्रैटेजिक फ्लो, उसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। सो जो भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर है, राइट, वो सभी WHO GMP स्टैंडर्ड सर्टिफाइड अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर है। और ये बेसिकली ये वो मैन्युफैक्चरर है जो कि सिप्ला, एलम्बिक, एल्केम, लुपिन, कैडिला, रैनबैक्सी, एबॉट, जितने भी आप ब्रांडेड इथिकल वाले जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, वही मैन्युफैक्चरर जेनरिक आर्ट के लिए भी मैन्युफैक्चर करते हैं। सो बहुत वाइजली और काफ़ी मशक्क़त के बाद ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर के साथ हमारे एसोसिएशन हो गए हैं। और वो मेडिसिन जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो माता पिता को घर पे दे सकते हैं, वही मेडिसिन हम सेल करते हैं हमारे थ्रू स्टोर्स, हमारे जो फ्रेंचाइजीज के थ्रू। सो क्वालिटी नो डाउट वही मेडिसिन होती है जो ब्रांडेड के पैकेट में पैक होता है। इसकी एक छोटी सी सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि एक मास्टर बैच बोलते हैं या तो मदर बैच बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 लाख कैप्सूल की बैच होती है। ओके। तो 10 लाख कैप्सूल्स की जो बैच होती है, अकुम्स करके हमारा एक अकुम्स फार्मास्यूटिकल करके मैन्युफैक्चरर है। सो उनके पास जो है 10 लाख कैप्सूल की बैच अगर उनको बनानी है, तो वो क्या करते हैं कि इंडियन मंगाते हैं। इंडियन मतलब वर्क ऑर्डर मंगाते हैं। तो जेनरिक आर्ट से मान के चलो, अगर 5 लाख का उनको हमने वर्क ऑर्डर दिया, 5 लाख कैप्सूल्स का, अब 5 लाख का फिर डेफिशिएट है क्योंकि मदर बैच के लिए 10 लाख चाहिए। वो क्या करते हैं, अल्केम, सिप्ला और बाकी कंपनी से 3 लाख और 2 लाख, इस तरह से उनका वर्क ऑर्डर होती है। तो ये टोटल होती है 10 लाख का। 10 लाख कैप्सूल्स बनता है, एक ही मशीन में बनता है, एक ही रॉ मटेरियल में बनता है। और फिर वो कैप्सूल जो है ना,
वो डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग में पैक होता है। जनरी गार्ड के पैकिंग में 5 लाख पैक हो गया, अल्केम के इसमें 2 लाख पैक हो गया, और बाकी जो सिप्ला के इसमें 3 लाख पैक हो गया। तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल को भी पता नहीं है कि वो आगे जाके कौन से में पैक होगा, तो ये इंश्योर करती है क्वालिटी। ओके, करेक्ट है। और जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर, जो एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन, एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज है, देन अमेरिका है, USA है, वहाँ पे बहुत सारे अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। तो उनके रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट होती है, प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट होती है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो सभी मैन्युफैक्चरर जो हमारे पास है वो सभी ये कैटेगरी के होते हैं। प्लस एडिशनल हम लोग क्या करते हैं कि हर बैच का COA रिपोर्ट, प्रोडक्ट हमारे पास आने के पहले वो प्रोडक्ट का जो रिपोर्ट होता है COA मतलब सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस, ओके, मतलब क्वालिटी कंट्रोल के सर्टिफिकेट्स वो आते हैं। सो एक डेडिकेटेड टीम जनरी गार्ड में बैठी है, जो बहुत उनका एजुकेशन M.Pharm है, कुछ PhD हुए हैं। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, ये हर एक उसमें के जो सेगमेंट है वो प्रॉपरली चेक करते हैं एक ऑथोराइज्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, और जब अप्रूव होता है इनके तरफ से तभी मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट हमारे वेयरहाउस और वेयरहाउस के थ्रू फ्रेंचाइजी को हम लोग देते हैं। सो इतनी जो भी एक डिटेल प्रोसेस के थ्रू, सिस्टम के थ्रू प्रोसेस जो है एक मेडिकल स्टोर तक आता है। तो यहाँ पे उसकी जो क्वालिटी है वो इंश्योर करती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी हम लोग दे पाते हैं, और वो भी कम दाम में। मतलब जनरी कार्ड की यही खासियत है कि 30 to 70% कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब डिफरेंस तो कोई नहीं होता। जब आपने अभी बताया कि मदर बैच होती है, उसी में से डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग मैन्युफैक्चरर, तो सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सेम सब कुछ होता है। सी मैं और थोड़ा आपको कुछ डिफरेंस होता है क्या? हाँ, मैं आपको और थोड़ा आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि पैरासिटामोल, ठीक है, पैरासिटामोल जो है ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन इसको बोलते हैं। एंटीपायरेटिक मतलब जो फीवर जो होता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है, उसको कम करता है, रिड्यूस करता है ये। तो इसमें 500 mg में होता है, 650 mg में होता है, 250 mg में भी होता है। अच्छा, कोविड में हमने बहुत खाई है दवाई है पैरासिटामोल, राइट। सो पैरासिटामोल जो है ये बहुत सेफेस्ट ड्रग करके उसको समझा जाता है। तो पैरासिटामोल खाने से हमारा फीवर कम होता है। बट क्या होता है कि पैरासिटामोल को अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग ब्रांडिंग के थ्रू उसको बेचती है। फॉर एग्जांपल क्रोसिन नाम से ये बिकता है मार्केट में, देन डोलो करके आपने, ये तो बहुत नाम इसका काफ़ी हुआ था, फेमस है, यस, काफ़ी फेमस हुआ है। देन पैरासिटामोल का और एक ब्रांड है कालपोल करके। सो ये वेरियस अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बेचती है, बट इसका जो घटक जो है इसको सॉल्ट बोलते हैं ना, वो है पैरासिटामोल। ओके। और ये पैरासिटामोल को जेनरिक नेम बोलते हैं उस दवाई का, करेक्ट है। yes, तो हम लोग के बॉक्स पे क्या होता है कि हम लोग की जो दवाई की स्ट्रिप होती है ना, उसके ऊपर पैरासिटामोल 650 डायरेक्टली जो इंग्रेडिएंट है उसका इंग्रेडिएंट जो होता है सॉल्ट का नाम उस पर प्रिंट होता है, और बाकी सभी चीज़ें उस पर प्रिंट होती है। एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, बैच नंबर होता है, मैन्युफैक्चरर का कौन सा मैन्युफैक्चरर है उसका एड्रेस होता है, जनरी कार्ड का एड्रेस होता है। सो ये प्रोडक्ट जो है ये दोनों का एफिकेसी सेम है। क्यों सेम है? ये दोनों भी मेडिसिन जो है ये भारत सरकार के माध्यम से ही मार्केट में आती है। ओके। मतलब ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेडिसिन है। जनरी कार्ड जो बेच रही है वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और जो ब्रांडेड बेच रही है वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, क्योंकि ये पूरे रेगुलेटर के थ्रू काम करती है। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, ड्रग काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है, DCI बोलते हैं उसको, वो होता है, सीडेस्को करके एक डिपार्टमेंट, वो होता है। सो हर एक दवाई जो जनरी कार्ड के शॉप में मिलती है उसकी ऑथेंटिकेशन वो सेम होती है। मोस्टली क्या होता है कि जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं या तो जो भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना, उनके सिलेबस में भी पैरासिटामोल उन्होंने पढ़ा होता है। ओके, राइट। क्रोसिन, कालपोल, डोलो, ये तो सिलेबस में होता नहीं है। और ये
टाइम के साथ नए ब्रांड्स भी आएंगे तो करेक्ट। हाँ, तो वो तो ब्रांड जैसे नेम रहा। ब्रांड नेम हो गया, राइट। तो ब्रांड नेम जो है, फॉर एग्जांपल अभी ये जो पेड़ है आपका, हिंदी में इसको पेड़ बोलेंगे, हम मराठी में झाड़ बोलो, इंग्लिश में ट्री बोलेंगे, बट बेसिकली है तो पेड़ ही ना। सो अलग अलग सेम उसी तरह से अलग अलग कंपनियां उसको पैरासिटामोल को अलग अलग ट्रेड नेम देंगे और उसको मार्केट करते हैं। सो ये होता है। और सेकंड जो आपका जो क्वेश्चन था, ये सस्ती होती है, तो वो जनरिक कार्ड के पास सस्ती कैसे होती है, तो Right. उसका जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। पैरासिटामोल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पैरासिटामोल 10 गोली जो है, ये तकरीबन मैन्युफैक्चरर जो है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 8 रुपीज़ अगर पकड़ के चलो आप, 8 रुपये में 10 गोली बनती है। जनरिक कार्ड के लिए भी वो 8 में आती है और सिप्ला के लिए भी 8 में आती है 10 गोली, ठीक है। बट जनरिक कार्ड इसको जो है 12 रुपये में बेचता है, अपना खर्चा जोड़ के, फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट जोड़ के। वही ब्रांडेड कंपनियां उसको 30 रुपये में बेचती है, कई 35 में बेचती है उसकी एमआरपी, क्योंकि उनको उस तरह के उनको खर्चे हैं जो हमको खर्चे है नहीं। वो मैन्युफैक्चरर टू वेयरहाउस, वेयरहाउस टू फ्रेंचाइजी, यही साइकिल के थ्रू प्रोडक्ट हमारा कस्टमर तक जाता है। इसमें मिडल मैन नहीं है। Right. जितने मिडल मैन बढ़ेंगे उतना कमीशन स्ट्रक्चर बढ़ता है और Right. दवाइयाँ महंगी होती है। तो सिंपल है। तो ये जो सारे आपने अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट बताए, उनका वो ट्रेडिशनल वे से कर दे, मतलब पहले वेयर हाउस में आएगा, स्टॉकिस्ट के पास जाएगा, Correct है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर इसकी See, वजह क्या से होता उनको है कि ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू सेल होते हैं। हाँ, okay. जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो हाँ. अपना अपना ब्रांड होता है हर एक डॉक्टर का, वो लिखेगा। बट कंडक्ट एंड इथिक्स जो गैजेट आया है 2016 में, उसमें ये क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है कि जेनरिक नेम प्रिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने भी उसको जनरिक कार्ड दवाई देने के लिए, मतलब डॉक्टरों को डेफिनेटली सजेस्ट किया कि जनरिक कार्ड ही दवाई, डेफिनेटली जनरिक मेडिसिन दवाई दी। डेफिनेटली ये उसी का एक पार्ट था कि जो गैजेट पास हो गया है। ओके। सो गवर्नमेंट ये चाहती है कि दवाई तो दोनों सेम है, जनरिक कार्ड के पास जो जनरिक दवाई है वो भी सेम है, ब्रांडेड के पास जो दवाई दोनों भी सेम है। तो लोगों को कम दामों में दवाई मिलने का उनका अधिकार है। राइट। और उसी का जो पहल था, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये एक पुढ़ाकार मराठी में बोलते हैं ना, सपोर्ट किया सब, हाँ पुढ़ाकार, या तो उसके लिए जो पहल उन्होंने की है, तो जनरिक मेडिसिन लोगों तक कम दामों में मिलनी चाहिए, ये उनका मिशन और विजन है। और उसी का पार्ट जो है हम लोग काम कर रहे हैं एज ए जनरिक कार्ड। बहुत ही आपने डिटेल में बताया कि जनरिक कार्ड और अदर ब्रांड्स में क्या डिफरेंस है। Right. तो आपके पास अभी प्रोडक्ट रेंज कितनी है, जो जनरिक कार्ड ओन प्रोडक्ट्स और अदर जनरिक प्रोडक्ट्स? 27,400 प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास अभी है। 27,000? यस, 27,400 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। आप ये मान के चलो कि जनरिक कार्ड के पास सभी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आपको एक इथिकल या तो ब्रांडेड स्टोर में मिलेगा। यहाँ तक कि आपको टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, कंज्यूमेबल, ओवर द काउंटर, ये भी प्रोडक्ट आपको कम दामों में हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ओके। जनरिक कार्ड जब हमने शुरू की थी, उसका मिशन और विजन ही ये था कि लोगों को क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल कॉस्ट में हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और उसी का जो पार्ट है, हम लोग मोर देन 70% कम दामों में ये दवाई आज लोगों के लिए उपलब्ध करा के हम लोग दे रहे हैं। तो नया कोई भी प्रोडक्ट आता है या फिर जो प्रोडक्ट रेंज आपने बोली अभी यहाँ पे, उसके पहले कोई आप मार्केट रिसर्च करते हो या फिर कैसा होता है प्रोसेस? देखो क्या होता है कि जनरिक मेडिसिन क्या है, मैंने आपको एक सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। तो इसके लिए क्या होता है कि एक पेटेंट करके एक शब्द यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस हो रहा है मेरे तरफ से नया। पेटेंट जो है ये क्या होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पेटेंट यानी जो इनोवेटर होता है, जिसने दवाई का रिसर्च किया, तो इनोवेटर क्या करता है, एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट के पास जाकर वो प्रोडक्ट का पेटेंट, मतलब उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के राइट्स जो है, ये सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, इसके लिए वो डिमांड करता है। ओके। और गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट
वो राइट्स जो है कुछ टर्म्स के ऊपर उनको देती थी। ये पास्ट वाली बात है, काफ़ी पुरानी बात है, ये पहले ऐसा हुआ करता था। बट अभी क्या हुआ है कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी पेटेंट नहीं दे रही है। ओके। इसका ही रिसेंट एग्जांपल है कोविशील्ड, जो वैक्सीन हमारे पास Right. जो आए थे, हाँ। तो उसको भी पेटेंट नहीं मिला। और बाकी बहुत सारे जो 2 या 3 मैन्युफैक्चरर जिनके पास वो कैपेसिटी थी प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी उनके पास सिस्टम था, उन्होंने उसको मैन्युफैक्चर करवा के पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड उसको प्रोवाइड किया और काफ़ी Right. लोगों की जान बची है। राइट। सो पेटेंट नहीं रहने से ये जो दवाई है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जिनके पास फैसिलिटीज है वो बना सकते हैं। और अब क्या हो गया है कि सप्लाई वर्सेस डिमांड का जो खेल है, यहाँ पे जो भी है जो डिमांड है और जो सप्लाई है, सप्लाई तो बढ़ चुकी है, प्लस जनरिक कार्ड के केस में मिडल मैन नहीं है कोई, करेक्ट है। राइट। मैन्युफैक्चरर काफ़ी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है हम जनरिक कार्ड के फ्रेंचाइजी को, मिडल मैन नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें साइमल्टेनियसली बेनिफिट देती है कस्टमर को, जो मोर देन 70% कम दामों में दवाई इनको मिल सकती है। राइट। हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट रेंज के बारे में। राइट। उससे अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है आपके बिजनेस का, जो है ऑपरेशंस। करेक्ट। इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे फ्रेंचाइजी को देना, और उसी के साथ आपकी पूरी बिजनेस की टीम है उसको भी हैंडल कर रहा, तो उस ऑपरेशंस को आप कैसे मैनेज करते हो? यस, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि तकरीबन 2300 फ्रेंचाइजीज है और 2300 फ्रेंचाइजीज के लिए जो प्रोडक्ट एक्विजिशन होता है और मैन्युफैक्चरिंग होती है, देन उसकी अवेलेबिलिटी होती है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। और यही टाइम पे, इसी टाइम पे प्रोडक्ट जो है एक्सपायरी ना हो या तो डैमेज ना हो, ब्रेकेज ना हो, इसका भी हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है काफ़ी हमारे काम आती है, जो इन हाउस जनरिक कार्ड ने डेवलप की है। मैं बोल सकता हूँ कि जनरिक कार्ड और जनरिक कार्ड की जो टीम है, जो स्मार्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टीम है, उन्होंने डेवलप की है। तो एक बार उनके लिए थोड़ा सा मैं क्लैप करना चाहूँगा। ये जो टीम है, इन्होंने ज़ीरो एक्सपायरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम ज़ेम्स बोलते हैं, ओके। ये डेवलप की है। तो ये सिस्टम क्या करती है कि मुझे आगे फ्रेंचाइजी को कितना प्रोडक्ट देना है वो कैलकुलेट करता है उनके पास्ट 3 महीने के सेल्स के डेटा के ऊपर, डेटा के बेसिस पे। ओके। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। पैरासिटामोल अगर एक स्टोर में महीने में 100 बॉक्स लगते हैं, तो 3 महीने में 300 बॉक्स उनको लगेंगे, करेक्ट। राइट। जो लास्ट 3 महीने का सेल हो चुका है। तो ये सॉफ्टवेयर मुझे ये बताता है कि मुझे आने वाले 3 महीने में 2300 दुकान के लिए मुझे पैरासिटामोल कितना लगेगा, कितना बॉक्स लगेगा। ओके। और उसी बेसिस के ऊपर इंडेन रेज होता है मैन्युफैक्चरर को। सब ऑटोमेटेड होते हैं। सब ऑटोमेटिक है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफियरेंस, इसको हमने बहुत मिनिमाइज रखा है। टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और इसी वजह से एरर्स जो है, ये ज़ीरो एरर कंपनी आप जनरिक कार्ड को बोल सकते हो। जैसे कि जनरिक कार्ड को फार्मा टेक कंपनी भी बोला जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एक टेक्नोलॉजी और फार्मा कंपनी का। सो इसी तरह से ऑपरेशंस का टेक केयर लिया जाता है। और जो हमारे वेयर हाउसेस हैं, जो छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में एक वेयर हाउस है, महाराष्ट्र में, देन मीरज डिस्ट्रिक्ट सांगली में सेकंड वेयर हाउस है हम लोग का, और थर्ड वेयर हाउस हमारा बेलगावी करके जो है कर्नाटका में, वहाँ पे है। और अपकमिंग कुछ वेयर हाउसेस है जो भी है, एक नागपुर में भी इन प्रोसेस में है। सो इस तरह से 80 वेयर हाउसेस होंगे जो 25,000 स्टोर को कैटरिंग करेगा मेडिसिन यहाँ से। सो इन प्रोसेस है। बस आपका सभी का आपका ब्लेसिंग्स चाहिए ताकि हम लोगों की और अच्छी तरह से सेवा कर सके और लोगों तक सस्ती दवाई, क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस हम उनको पहुँचा सकें। आपको तो 100% बेसिस मिलती होंगी, क्योंकि Thank you. आप इतने
सोशल वर्क के साथ ही आप काम करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दवाई लेने में उनके पास इतने पैसे नहीं होते। राइट। आप इतनी अफोर्डेबल मेडिसिन उनको देते हो, तो वहाँ से आपको इनडायरेक्टली बहुत सारे ब्लेसिंग आएंगे, आते ही होंगे। और यस। उसी की वजह से आपका जो ड्रीम है 25,000 स्टोर्स एंड 18 वेयर हाउसेज, वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। और मुझे इसी के बारे में बात करनी थी कि आपने बोला कि अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Correct. सप्लाई जब हम देते हैं तो मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक हो जाना या फिर मेडिसिन टाइम पे नहीं पहुंचना, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आते थे या फिर अभी भी Correct. आते हैं? डेफिनेटली ये इनिशियली स्टेज जब हमने स्टार्ट किया था 2015 में, तो 1-1.5 साल हमको ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आए हैं। प्रॉब्लम्स ये लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम्स आता था, शॉर्टेज का प्रॉब्लम्स आता था, क्योंकि उस टाइम पे प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट थी। पूरा मैनुअल और ये सब प्रोसेस होता था, सॉफ्टवेयर्स भी नहीं थे। बेसिकली फंड्स जो है, फंड्स ही नहीं थे हमारे पास। आप शायद आप जानते होंगे कि ये कंपनी बहुत कम लागत से शुरू हुई है। राइट। सो उस टाइम पे एक लिमिटेड रिसोर्सेज में हमको एक कंपनी को ग्रो करनी थी, तो ये डेफिनेटली ये लॉसेस स्टार्टिंग में हो चुके हैं। और उसी लॉसेस से, उसी एक्सपीरियंस से हमने सीखा कि अब इसको एरर्स को किस तरह से उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी हमने लेके आई है, जो इन हाउस टेक्नोलॉजी, बहुत प्राउड से हम लोग बोलते हैं ये बात। और यहाँ से ये टेक्नोलॉजी से लोगों तक मेडिसिन टाइम पे पहुँचने लगा। एक्सपायरी का जो प्रॉब्लम्स है वो उसको हम रिड्यूस कर चुके हैं। सो एरर जो है ये काफ़ी कम हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग किए हैं, बहुत स्मार्टली किए हैं। अभी आपने एक बात बोली कि आपने ज़ीरो एक्सपायरी मैनेजमेंट की है, जिसकी वजह से अपने जो फार्मासिस्ट है, सॉरी फ्रेंचाइजी है, आपको उनको बहुत सारी हेल्प हुई है, क्योंकि स्टॉक मैनेजमेंट उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका पार्ट होता है। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी का अच्छे तरह से इंटीग्रेट करके आपने फ्रेंचाइजी की जो हेल्प की है, साथ ही आप फार्मासिस्ट को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो राइट। उस ट्रेनिंग के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो? जो स्टूडेंट है फार्मास्यूटिकल्स में जो पढ़ते हैं, फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एक थ्योरेटिकल नॉलेज कॉलेज से मिलता है, बट दिनचर्या में जिस तरह से आगे लाइफ में उनको काम करनी पड़ती है, इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है, स्टोर्स में काम करना पड़ता है, तो उसका उनको डे टू डे ट्रेनिंग होता नहीं है। राइट। और ये ट्रेनिंग जो है ये इन डेप्थ हम लोग उनको देते हैं। सो एक रॉ फार्मासिस्ट जिसने सिर्फ एक डिग्री हासिल की है कॉलेज से, उसको सक्सेसफुल एज अ बिजनेसमैन कैसे बनाना है, वो काम जनरिक आर्ट का जो फैक्ट्री है, जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, उसको फैक्ट्री बोलते हैं। कि यहाँ पे एक रॉ मटेरियल हम डालते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकलता है। और जनरिक आर्ट में जो भी फार्मासिस्ट काम करता है ना, सो उसका फ्यूचर जो बहुत ब्राइट होता है। उसको इन डेप्थ नॉलेज मिलता है, एजुकेशन मिलता है प्रोडक्ट के बारे में, सॉल्ट के बारे में, कंटेंट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, बिजनेस किस तरह से रन होता है उसके बारे में, सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, वेरियस पूरे दुनिया का नॉलेज उसको हम लोग रिलेटेड फार्मा उसको हम देते हैं। तो फ्रेंचाइजीज तो इतने बढ़ चुके हैं यहाँ पर। करेक्ट। पहले तो आपके बहुत सारे फ्रेंचाइजी आपने पर्पसफुली विलेज एरिया में भी आपने बनाए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को उतनी नीड है उनकी कि कम दाम में। तो उसके लिए क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी या फिर कैसा था वो? करेक्ट। देखिए क्या होता है कि टीयर 4 और टीयर 3 जो है, इसमें आज भी अत्यावश्यक सेवा जो है, इसेंशियल मेडिकल नीड्स जो है, यहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स जो है नहीं हैं टीयर 4 टीयर 3 में। तो मिशन विजन हम लोग का जो था 25,000 स्टोर का, तो हमने इसकी शुरुआत जो है टीयर 4 टीयर 3 छोटे सिटी से की है। छोटा गांव बोलते हैं उसको, या तो एक रूरल एरिया बोलते हैं ना, ग्रामीण भाग बोलते हैं मराठी में, वहाँ से हमने इसकी शुरुआत की है। और यहाँ के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। तो एक स्टोर, अगर आप स्टोर बोलते हो ना एक फ्रेंचाइजी, तो उसके पीछे 10 से 12 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। राइट। सो ऑन एन एवरेज 10,000 लोगों को आज के डेट पे हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है जनरिक आर्ट के माध्यम से। सो
प्राउडली मैं बोलता हूँ कि इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है एक जनरिकार्ड कंपनी अगर डेवलप कर सकती है, दे सकती है, तो ये सब ब्लेसिंग्स है लोगों के, और बाकी कुछ है ही नहीं। तो ग्रामीण भाग में जैसे मैंने बोला कि ये इसकी काफ़ी ज़रूरत है। और क्या होता है कि ब्रांडेड मेडिसिन जो है बेसिकली उसकी एमआरपी के ऊपर लोग सेल करते हैं, जो फार्मेसी स्टोर्स है ना, और उस वजह से जो क्रॉनिक डिसीज़ जो होते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, कि क्रॉनिक में ब्लड प्रेशर हो गया, देन डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड है, अस्थमा है, तो इसमें क्या होता है कि लोग अपने कोर्सेज पूरे नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? राइट। सो जहाँ पे उनको 500 mg खानी है, तो वहाँ पे उसको वो गोली को आधी करके खाएंगे बिकॉज ऑफ कॉस्ट। राइट। तो जनरिकार्ड ने अफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध करवा के ये एक सबसे मेजर जो इशू था, इसको सॉल्व किया है। राइट। आज लोग अपना कोर्स पूरी तरह से पूरा कर पा रहे हैं, और आई थैंक्स डॉक्टर्स, जो ग्रामीण भाग के जो डॉक्टर्स है, उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिला है हमको जनरिकार्ड को। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है ना, ये लोगों की सेवा के लिए वचनबद्ध है, और सभी अपना अपना काम अपनी तरह से पूरा कर रहे हैं। सो ग्रामीण भागों में रोज़गार उपलब्ध करना, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देना, ये एम और इंटेंशन सभी का होना चाहिए, और एज ए जनरिकार्ड उसको हमने एक प्रायोरिटी पे हमने उसको लिया है। इतना बड़ा बिजनेस आपने तो कर लिया, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग, एक वर्किंग है ना, ये पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर बन गया कि लोगों को लगता है कि ये बिजनेस अब चल रहा है। करेक्ट। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके खड़े होते हैं, आपके आते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, तो आप कैसे कॉम्पिटिटर के साथ डिफ्रेंशिएट करते हो जनरिकार्ड को? ओके, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए फार्मा कंपनी जो है ये 2800 बिलियन की कंपनी है भारत की, और जनरिक का जो पेनिट्रेशन है वो 1% है, इसमें 1% है, मतलब 2800 बिलियन में सिर्फ 1% जनरिक का कंट्रीब्यूशन है। तो हम चाहते हैं कि और लोग आए इसमें, और हमारे जैसे जो थॉट प्रोसेस थिंकिंग रखते हैं वो आके लोगों की सेवा करें। कि जैसे कि समंदर है ना, दिस इज द ओशियन, तो सभी के लिए अपना अपना वहाँ पे है, आप जाके उसको आप बिजनेस कर सकते हैं, और लोग और जुड़ेंगे तो और ज़ोर से अवेयरनेस होगा, और ज़्यादा अवेयरनेस होगा, लोगों को मेडिसिन के बारे में पता चलेगा, हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा, जनरिक मेडिसिन के बारे में पता चलेगा। सो एज ऑन हम लोग उसको कंपटीशन करके देखते नहीं हैं किसी को भी, जो भी हमारे साथ जो भी काम करते हैं ना कंपनियाँ, सो डेफिनेटली वी वेलकम ऑल देम, और उनको आना चाहिए, और भी कंपनी आनी चाहिए। इट्स ग्रेट जो आपका थॉट है ना, कि मुझे लग रहा है कि यही थॉट आपको जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स है, जो ब्रांड मेडिसिन है या फिर जेनरिक मेडिसिन है, उनसे अलग करता है, क्योंकि आप चाहते हो कि एट द एंड लोगों का भला हो। इसलिए आप बोल रहे हो कि पूरा 1% ही जेनरिक मेडिसिन का मार्केट हो, वो कैसे बढ़ सकता है। इट्स ग्रेट विजन। देखिए इसमें क्या होता है कि अमृतुल्य जो चाय है ना, मैं जो श्रीपाद जी हमेशा बोलते हैं, सो कि ये ट्रेंड शुरू होता है कि कहीं एक ने शुरू किया तो दूसरा उसके साइड में जो चौक होता है ना, तो वो वहाँ पे दूसरा खोलेगा, तीसरा खोलेगा। बट मेरा ये मानना है कि किसी ने अगर चाय की दुकान खोली है, तो अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसने बिस्किट रहेगा, मिल्क रहेगा, उसकी दुकान खोलनी चाहिए उसके साइड में, होलसेल वाला, और ये चीज़ इसको प्रोवाइड करना चाहिए उसने, राइट जो चाय बेच रही है। तो कंपटीशन भी नहीं बढ़ेगी, और एक दूसरे का हैंड इन हैंड ये वर्किंग कर सकते हैं। सो ये सोच होनी चाहिए जो भी बिजनेस में उतरना चाहते हैं, कि एक कोई अगर बिजनेस कर रहा है और उसको सक्सेस मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉपी करने के बाद वही बिजनेस का सक्सेस हमको भी मिले। राइट। मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? तो पहला तो आपने ये बता दिया कि कॉपी मत करो, करेक्ट है, कुछ अलग करो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करो। देखिए कॉपी मतलब क्या होता है कि ये अभी एक पेड़ है आपका, है ना, तो इसका आप कॉपी प्लास्टिक का बना सकते हो,
हाँ, यहाँ पे प्लास्टिक भी हो रहा ये भी है। प्लास्टिक है ना, ये रियल है, ये ये प्लास्टिक। वही ये रियल है। तो रियल वाला जो है ग्रो होगा, बढ़ेगा, प्लास्टिक का एज इट इज रहेगा वो, हाँ, क्योंकि कॉपी है वो कॉपी है, राइट। वो बढ़ेगा नहीं, और थ्रेड्स काफ़ी होते हैं। हम्म, सो नए लोगों के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपको मार्केट का बहुत इन डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है। चलो एक्स वाई जेड पर्सन ने किया, इसके लिए मैं भी वो बिज़नेस कॉपी कर रहा हूँ और मैं भी खोलूँगा, नहीं होता है ऐसे। आपको जो भी आपका जो बिज़नेस आपको ओपन करना है, बिज़नेस क्या होता है कि बिज़नेस एक दिस इज़ अ लाइन, थिन लाइन बिटवीन, या तो बिज़नेस को आप एक सोल्यूशन बोल सकते हो। सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो कोई पर्सन को, मार्केट में जिसकी नीड है उसको। हाँ, जिसको नीड है, उसके लिए यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन, दैट इज नोन एज बिजनेस, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। राइट। तो नीड क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मार्केट में लोगों को क्या चाहिए उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको कितने लगेगी। सो ये प्लान इन डिटेल आपके पास चाहिए, 5 साल का प्लान चाहिए। ये साल मुझे कितना पैसा लगेगा, नेक्स्ट ईयर मुझे कितना रेवेन्यू और लगेगा, इसमें कितना, थर्ड ईयर के लिए क्या लगेगा, और डिफरेंट सेक्टर्स जो है उसमें मार्केटिंग हो गया, उसके लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। एवरीथिंग यू हैव टू बी प्लान्ड। इसके ऊपर आप 10 बार सोचो, और आफ्टर ऑल आपका जो विल पावर है वो इम्पोर्टेंट है, और आप कर सकते हो बिजनेस। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कोई थ्रेट है, आप अगर प्रॉपर कैलकुलेटिव काम करोगे तो सक्सेसफुल आप डेफिनेटली हो सकते हो। कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। राइट। बहुत सारे इंसाइट्स मिल रहे हैं आपसे Yes. बातचीत करके। थैंक यू सो मैं मच। मैं और जानना चाहूँगा, मतलब आपने जब शुरुआत की, तो आपने बहुत सारा रिसर्च किया था, जैसे कि श्रीपाद सर के साथ पॉडकास्ट करते हुए तो उन्होंने कहा कि आप 4 साल तक वो रिसर्च कर रहे थे कि Correct. मतलब कितनी नीड है क्या। उसके बाद आपने फुल प्रूफ ऐसा बिजनेस खड़ा किया और उसके बाद आपको बिजनेस को सक्सेस मिली। पर जब आपने ये सारे इतने डिपार्टमेंट बोले तो उसके लिए तो टीम चाहिए, वो टीम आपने कैसे बिल्ड की? तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि आपको एक स्टडी होना चाहिए कि मार्केट में क्या रिक्वायर्ड है, राइट, और आप सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड करते हो। सो दैट टाइम द प्रॉब्लम व्हाट वी वर आइडेंटिफाइड दैट कि लोगों को कम दामों में, अफोर्डेबल दामों में क्वालिटी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, और इसको प्रोवाइड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो टीम चाहिए, तो टीम कौन सी चाहिए, तो हमारे जैसा बिजनेस तो मार्केट में कोई था भी नहीं। सो एक्सपर्टाइज या तो मास्टर जो है वो काम में एम्प्लॉयज़ हमको मिले, ऐसा तो कोई सिचुएशन था नहीं। सो आज मुझे याद है कि फर्स्ट एम्प्लॉय से आज तकरीबन 120 एम्प्लॉयज़ हमारे पास, जो मीरज में जो एडमिन, जो बैक ऑफिस है वहाँ पे काम करते हैं। सो ये सभी फ्रेशर है, ठीक है। जब ज्वाइन किया तो तब उनमें हमने एक ज़िद जो होती है आगे बढ़ने की, और मुझे जॉब नहीं करना है यहाँ पे, मुझे बिजनेस करना है यहाँ पे। ये जब हंगर हमने उनमें देखी है, उनकी आंखों में देखी, जब हमने उनसे बात की है, जब आइडेंटिफाई हमने किया उनको कि कंपनी को एज अ ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, मुझे 10 से 6 का जॉब नहीं करना है, सैलरी के लिए मुझे काम नहीं करना है, करेक्ट। मुझे मिशन के लिए काम। हाँ, मुझे एक मिशन के लिए काम करना है, मुझे एक विजन के लिए काम करना है, कंपनी को 25,000 स्टोर तक पहुंचाना है। तो सभी थैंक्स गॉड कि सभी एम्प्लॉयज़ हमको जो मिले हैं ना, वो सभी ये माइंडसेट के हैं, और सभी हमारे भाग से हैं, हमारे एरिया से हैं सब। मोस्ट ऑफ द देम 99% सब लोकलाइट है। और जैसे मैंने बोला कि एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हुआ है यहाँ पे लोकलाइट, और लोकल यहाँ के जो भी ग्रेजुएट्स है, और ये पुणे में जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, अदर बड़े सिटीज़ में जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं, वहाँ की कंपनियों को बड़ी करते हैं ना ये लोग। तो उनको अगर अपॉर्चुनिटी हम अपने एरिया में देते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो ये दिस इज़ द एग्जाम्पल। राइट। तो जनरी कार्ड जो है मेरी और श्रीपाद की वजह से नहीं है, ये कंपनी है बिकॉज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, बिकॉज ऑफ ऑल फ्रेंचाइजीज, और जो हमारे जो पार्टनर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर है, जोनल पार्टनर, इनकी वजह से जनरी कार्ड बनी है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि श्रीपाद जी और सलीम, राइट,
वो तो इनको एक गाइड करेंगे, इनको एक मार्ग दिखाएंगे, बट ग्राउंड पे इनको ही काम करना है। Exactly. और जो हमने उनके ऊपर जो ट्रस्ट रखा था उसके ऊपर 100% ये फुलफिल हो चुके हैं। सो डेफिनेटली वी आर वेरी मच प्राउड कि वी गॉट अ सच एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ हम बोलते भी नहीं इनको, ये फैमिली मेम्बर है हमारे। इसलिए आपने जेनरिक आर्ट हाउस नाम रखा है आपका जो। करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ। उसके पीछे भी एक स्टोरी ऐसी थी कि जैसे एक छोटे से ऑफिस में हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था। एक स्टोर था और उसके ऊपर मेज़ानिन फ्लोर था। मेज़ानिन फ्लोर की जो हाइट थी वो 6 फीट थी। उसमें एक बीम था। बीम जानते हो क्या होता है? राइट राइट, पिलर को जो हाँ, अटैच करता है वो बीम होता है। एक हॉरिजॉन्टल पिलर बोल सकते हाँ, हो ठीक है, उसको, राइट, जो स्लैब को सपोर्ट के लिए होता है। वो दिन में 2 या 3 बार मेरे सर पे लगता था। अच्छा, वो लगने का रीजन ये था कि वो मुझे रिमाइंड करता था कि यार यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं काम करना है, ये ऑफिस में। समझ रहे हो? वो जो पेन्स है ना, वो पेन्स ने मुझे एक अलग तरीके से सोचने के ऊपर मजबूर किया, मुझे और श्रीपाद जी को जो है। फिर ये जर्नी स्टार्ट हो गई ऑफिस की। डेफिनेटली स्टाफ भी काफ़ी बढ़ चुका था और सबको इकट्ठा ऑफिस पे रखना है, और इसके लिए फिर क्या करना है, तो बोले चलो नया ऑफिस अभी टाइम आ चुका है कि नया ऑफिस अभी ले लेते हैं। ऑफिस हमने स्टार्ट किया तो बोले ऑफिस का नाम तो चंडीगढ़ आर्ट मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड। बोले नहीं, श्रीपाद का और मेरा कॉमन एक ही टाइम पे ये आया कि इसको हम लोग जितना टाइम हम घर पे स्पेंड नहीं करते उससे ज़्यादा टाइम हम ऑफिस में इस घर पे करते हैं। तो इसको चंडीगढ़ आर्ट हाउस ऐसे नॉमेनक्लेचर देंगे, और यहाँ से चंडीगढ़ आर्ट हाउस जो भी है वो उसकी स्थापना होगी। और काफ़ी प्राउड लगता है कि काफ़ी कि एक 200-250 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी जगह से लेके आज ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर फीट का एक मेगा ऑफिस है जहाँ से ऑपरेशंस होता है, और 18 स्टेट्स में यहाँ से काम होते हैं। 18 राज्यों में लोगों को आज ये पता है कि मीरज जो सिटी है महाराष्ट्र की, यहाँ से ये ऑपरेशंस होते हैं जनरिक आर्ट की। सो जैसे कि ग्रामीण पे हमने बात किया तो इट इज़ अ स्मॉल सिटी। मीरज जो है काफ़ी कोई ऐसी बड़ी सिटी है ही नहीं। सो यहाँ से जनरिक आर्ट की स्थापना हुई और इसका प्रचार प्रसार हो गया, और काफ़ी 18 राज्यों में इसका आज विस्तार है। इट्स इंस्पायरिंग सर, क्योंकि Yes. मुझे भी सांगली में रह के ही कुछ करना था। करेक्ट। जब मैं ऐसी जनरिक आर्ट की जर्नी तो मैंने पूरी देखी है, क्योंकि मैंने पहला काम आपके साथ 2016 में किया था। करेक्ट। मतलब मैं वहाँ पहले मेरी शुरुआत ही थी। आपके साथ की मीटिंग भी मैंने श्रीपाद सर के पॉडकास्ट में बताई है कि मैं रिट्स कार में आपके साथ पहली मुलाकात हुई थी मेरी और आपके और श्रीपाद सर की। करेक्ट। वहाँ पे आपने मुझे काम दिया तो मैंने देखा है वो जो आपने बोला ना पुराना ऑफिस, वहाँ पे भी मैं आया था। फिर उसके बाद एक आपका अलग ऑफिस था, उसके बाद ये हुई इतनी बड़ी बिल्डिंग हुई। तो मुझे भी ऐसा इंस्पिरेशन लगता है कि यार मुझे भी इतना बड़ा करना है, तो सांगली में रह के हो सकता है, ये आपने प्रूव किया है। तो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग, ये कहना था मुझे। और आपकी 2-3 चीज़ें मुझे सीखने को मिली है। एक तो जब आपको मैंने पूछा कि मुझे पॉडकास्ट करना है, तो आपने हाँ ठीक है ऐसा, मतलब एक तो आपने इमीडिएटली कहा कि मैं करूँगा, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, और आपने मेरी तारीफ भी की। और उसके बाद आपने 2-3 सवाल पूछे, इन डिटेल काउंटर क्वेश्चन किया कि क्या होने वाला है, कुछ दिक्कत ना आए इसलिए। तो जो क्वेश्चनिंग का क्यूरियोसिटी वाला जो आपका नेचर है वो भी मुझे अच्छा लगता है, और वो मैं सीखता हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा आपको कुछ लगता है कि 5 साल में फार्मेसी फील्ड में कुछ बदलाव होने चाहिए जो पूरे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो? करेक्ट। देखिए क्या होता है कि आज दिसंबर 2024 में हम लोग हैं, और मेडिसिन्स जो है ये काफ़ी कॉस्टली है। सो जैसे हमने पहल की है एज ए जनरिक आर्ट की स्थापना करके लोगों को कम दामों में दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमको ऐसे लगता है कि आगे भी ये काम जो है फार्मा कंपनीज भी करनी चाहिए एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, क्योंकि दवाई जो है ये चॉइस से कोई खाता नहीं है, ये मजबूरी से लोगों को खानी पड़ती है। काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन होती है। फॉर एग्जांपल एक कैंसर का मेडिसिन है इमैटिनिब करके, सो उसका कॉस्ट तकरीबन
1400-1500 रुपया है, वो दवाई हमारे यहाँ पे 100 रुपये में मिलती है। और 1500 की दवाई हम 100 में जब देते हैं, तब एक रात को जब हम सोते हैं ना, तब बहुत एक पीसफुल नींद आती है हमको। इस ह्यूज डिफरेंस है। क्या होता है कि एक तो वो पेशेंट को कैंसर है, वैसे भी वो लाइफ ने उसके ऊपर काफ़ी अनफेयर बोलते हैं ना, अनफेयर चीज़ें हुई हैं, और उसमें उसको जो 100 की दवाई जब हम दे सकते हैं तो उसको 1500 में खरीदनी पड़ रही है बाहर से। सो ये पेनफुल है काफ़ी। राइट। सो ये हम चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में ना ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। भारत के हर एक घर पे जहाँ पर भी दवाइयों की ज़रूरत पड़े, वहाँ पे एज अ जनरिक गार्ड हम उनकी सेवा में पहुँचे। सो ये एक सोच है हमारी, और ये सोच में और भी लोग जितने भी जुड़ना चाहते हैं, तो मैं प्लीज़ मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी कि डेफिनेटली आप जनरिक गार्ड को कांटेक्ट करें, और ये जो मिशन है हमारा, इसमें आप पार्टिसिपेट करके इसको आगे हम लोग इकट्ठा बढ़ाते हैं। डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि इतनी सारी जर्नी सुनने के बाद डेफिनेटली वो ऐसा करेंगे, क्योंकि लोग एट द एंड लोगों को दूसरे की हेल्प करने में अच्छा लगता है। Correct. तो इसमें लोगों की हेल्प भी है और खुद की ग्रोथ भी है, तो डेफिनेटली लोग पॉजिटिव नज़र से देखेंगे और आपकी जो ये सोच है उसको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। Yes. अभी जाते जाते मेरा एक छोटा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आपके पास अगर 10 लाख होंगे, मतलब है, तो Okay. आप कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे या फिर क्या करोगे उससे? यस डेफिनेटली करण, अगर मेरे पास स्पेयर में अगर 10 लाख है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन टू योर बिजनेस। अरे वाह! क्योंकि Thank you. आपकी जर्नी मैंने जो देखी है ना 2016 से, सो इट वाज अ फैंटाबुलस, थैंक यू सर, थैंक यू। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपकी हुई है। सो डेफिनेटली आपके करियर आपके बिजनेस में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट करूंगा। वेरी अनएक्सपेक्टेड आंसर था सर, पर अच्छा लगा मुझे। आई फील वेरी प्राउड एंड मोटिवेटेड टू डू मोर। आप यहाँ पे आए, आपने आपका कीमती समय निकाला, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।